गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपने सोशलॉजी की बुक को ओपन करेंगे और हम चैप्टर पढ़ रहे थे फर्स्ट समाज का परिचय। आज इसी की जो है नंबर 5। इस पे आ जाइए। समाजशास्त्र और सामान्य भौतिक ज्ञान, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्रीय ज्ञान ईश्वर मीमांसीय है और दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है। इसी प्रकार समाजशास्त्र जो है सामान्य भौतिक प्रेक्षणों से भी अलग है। कैसे? सामान्य भौतिक वर्णन जो है सामान्यतया उन पर आधारित होता है जिन्हें हम प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि मैं इसको बड़ा कर लूँ बच्चों दोनों ही अलग अलग हैं। ये हमेशा सामान्यतः चमत्कारिक परिणाम नहीं देती, लेकिन अर्थपूर्ण और असन्निहित संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचा सकता है। समाजशास्त्र में ज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई है। जैसे कि ज़्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई है, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी जो प्रगति हुई है वह है आपकी समाजशास्त्र समाज में भौतिक प्रेक्षणों, विचारों, साथ ही दार्शनिक विचारों में आपका जो है ये सामान्य भौतिक ज्ञान है। तो इसके जो है जैसे कि प्रकृतिवाद और समाजशास्त्र, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? गरीबी को लेकर। ठीक है, तो प्रकृतिवाद में अगर हम कहें तो लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं, समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं, परंतु जो परिवार का उचित बजट बनाने में अयोग्य हैं, बुद्धिमत्ता की कमी है और कार्य के लिए स्थानांतरण से डरते हैं। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग गरीब इसीलिए हैं क्योंकि वह काम करना नहीं चाहते। ठीक है, वह ऐसा काम ढूंढते हैं जिसमें कि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उनको पैसे अच्छे मिल जाएं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सारे लोगों की थिंकिंग नहीं है, ऐसे कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि भाई मिले तो बहुत अच्छा मिले, जिसमें बहुत अच्छे पैसे मिले और काम कम करना पड़े। ठीक है, और या फिर हमें काम करना ही ना पड़े, ऐसे ही मिल जाए। तो वो लोग जो हैं वो काम से जी चुराते हैं। कुछ ऐसे परिवारों से आते हैं जिनका परिवार का जो उचित बजट बनाने में अयोग्य होते हैं। बहुत से लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन वो उसको खर्च नहीं इस तरीके से करते हैं, उसका कोई बजट ही नहीं होता, इसलिए उनके पास कोई सेविंग नहीं होती, वो अपने पैसों को बचा ही नहीं पाते हैं और वह जहाँ थे वहीं रहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो बुद्धिमत्ता की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, उनके पास अच्छा इनकम हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी किराए के मकान पे रह रहे होते हैं, या फिर अगर अपने घर में भी रह रहे हैं तो उनकी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको इतने पैसे आने के बाद भी उस पैसे की बजट की तरह खर्च करना, उस पैसे को मैनेज करना, कहाँ पे कैसे करना, वो नहीं आता, क्योंकि वह जैसा आया वैसा खर्च कर लिया। तो ना उनकी सेविंग होती है और ना उनका कुछ ज़रूरत का काम पूरा होता है, उल्टा वो लोग उधार भी ले लेते हैं। तो उनके अंदर जो होती है वो बुद्धिमत्ता की कमी होती है, इसलिए वो जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, तो क्या ऐसे रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे खर्चा होगा, तो वह कार्य करने के लिए इधर उधर स्थानांतरण से भी डरते हैं। ठीक है, यह था प्रकृतिवादी की व्याख्या। अब समाजशास्त्र की तरफ से अगर हम कहें गरीबी की वो क्या है तो बताती हूँ डेफिनेशन कि समकालीन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की संरचना है। समाजशास्त्र में अगर हम कहें तो गरीब लोग इसलिए हैं क्योंकि समाज में जो असमानता फैली हुई है, एक समान लोगों को नहीं मानना। जैसे कि गरीब अगर कोई छोटा इंसान है, किसी जाति का है, तो उसको गरीब या फिर असमान रूप से उसकी संरचना यानी कि असमान रूप से उसको मानना, समान रूप से नहीं मानना, वे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार्य की अनियमितता जो होती है दीर्घकालिक एवं मजदूरी कम होती है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन प्रकृतिवादी समाजशास्त्री की गरीबी के ऊपर थी। अब है आपका नेक्स्ट पेज पे आइए। अब ये उद्गम के बारे में अगर हम कहें कि प्रश्न नहीं पूछता कि दूसरे शब्दों में अपने आप से ये पूछता है कि ये विचार क्यों रखता हूँ। समाजशास्त्र में अपने स्वयं के बारे में और अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों ना हो। समाजशास्त्र की दोनों ही उपागम में अगर हम कहें तो व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज एक विस्तृत परंपरा से निकली है।
वैज्ञानिक कार्यविधियों में इस महत्व को तभी समझा जाता है जब हम अतीत की तरफ लौटें और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को समझें। अगर हम आज की परिस्थिति को समझना चाहते हैं तो हमें पिछले की परिस्थिति में अगर देखें कि लोग किस किस तरीके से रहे थे और आज की परिस्थिति में हम कैसे हैं, तो हम जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। हम अतीत की तरफ लौटेंगे, उसकी सामाजिक परिस्थितियों को समझेंगे तो हमें समाजशास्त्री जो दृष्टिकोण होता है उसका उद्भव हुआ था। आधुनिक विज्ञान में कुछ विकास समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम समाजशास्त्र की रचना को भौतिक विचारों की भूमिका कह सकते हैं, ठीक है। अब आपका इसी में शिक्षा आ गया बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका क्या होती है। तो प्राकृतिक विकास की वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासक समाजशास्त्री एवं सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकार में वर्गीकरण किया जाए ताकि समाज विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। तो ये जो था 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे कि अगस्त कॉम्टे थे, कार्ल मार्क्स थे, हर्बर्ट स्पेंसर, इनके कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि इस बात के प्रयास किए गए कि इन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। जैसे कि आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे कि शिकारी टोलियाँ, संग्रहकर्ता, चरवाहे, कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं, ठीक है। तो आधुनिक समाजों के प्रकार में अगर हम देखें जैसे कि औद्योगिक समाज, तो इस प्रकार जो है क्रमिक विकास का दर्शन ये मानता है कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज़्यादा प्रगतिशील एवं सभ्य था। गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशिक अनुभव को भी इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो भारतीय समाजशास्त्र में इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है कि बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाइए, अगर हम पीछे अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाते हैं तो इसमें बुद्धिजीवी और सिद्धांती जवाब हैं। जैसे कि पृष्ठभूमि कारण भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है। हमारा जो समाजशास्त्र रहा है वो हमेशा विचारशील रहा है, यही इसके व्यवहार में भी दिखता है। अब इन्होंने जो चौधरी सिंह जो हैं उन्होंने 2003 में अपनी पुस्तक समाज का बोध NCERT 2006 में आप भारतीय समाजशास्त्रीय विचार, इसके सरोकार, इसके वास्तविक व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया है और इसके बारे में हम जानेंगे भी। तो डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्र विचारों का दृढ़ प्रभाव है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं आपको इसका यही यूनिट 7 पढ़ाऊँगी, ठीक है, इसी चैप्टर का यूनिट 7 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सारे बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे। अब आप करेंगे होमवर्क में क्या करना है आप लोगों को, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, नारीवाद सिद्धांत किसे कहते हैं, समाजशास्त्र के उद्गम और विकास शासन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में एज ए होमवर्क करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और सारे बच्चे अपनी बुक को रीड करेंगे, आपको ये क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक में अच्छे से मिल जाएंगे। तो जो बच्चे पढ़ेंगे वो आंसर को ढूंढ लेंगे और कर लेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर बिल्कुल सामने ही है, आपको बस पढ़ना है, उसको समझना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। सारे बच्चे अपने वर्क को कंप्लीट भी कर रहे होंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर भी लेंगे, क्योंकि बच्चों आपके नेक्स्ट मंथ में जो है आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे बच्चों को अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे और जो भी मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, मैं उसी में से ही दूंगी। तो इसलिए सारे बच्चे अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।